प्रयोजनमूलक हिंदी और जनसंचार इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक हम प्रयोजनमूलक हिंदी की परिधि और उसके अभिप्राय, साथ ही भाषा के विविध रूपों पर विस्तार से बातचीत कर चुके हैं। भाषा के विविध रूपों को भौगोलिक संदर्भ में देखते हुए उसके बोली और भाषा के मानकों पर भी हमने विस्तार से विचार किया है। आज हम इस श्रृंखला में भाषा के विविध प्रयोगों पर अपनी बातचीत करेंगे। विविध प्रयोगों के संदर्भ में भाषा के दो रूप जो लगातार साथ बने रहते हैं और जिनमें कोई अलगाव नहीं होता, उनको ध्यान में रखना आवश्यक है। भाषा के दो प्रयोग मुख्य होते हैं। एक तो वह मौखिक भाषा के रूप में होती है और दूसरी लिखित भाषा के रूप में। भाषा वही है, केवल उसके रूप दो हैं। मौखिक भाषा का उच्चारण हर व्यक्ति करता है, हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन उसका लिखित रूप लिपि के अंतर्गत होता है, जिसे हमें सीखना पड़ता है और तभी हम उस भाषा को लिख पाते हैं। भाषा के मौखिक रूप अनेक होते हैं। कहा जाता है कि हर व्यक्ति की अपनी एक मौखिक भाषा होती है। उसके उच्चारण की विशेषताओं के अंतर्गत वह अपनी भाषा का प्रयोग करता है, लेकिन उसके लिखित रूप अनेक नहीं हो सकते। लिखित रूप एक सामंजस्य और समरूपता के आधार पर होता है। यदि लिखित रूप अनेक प्रकार के होंगे तो भाषा का संप्रेषण नहीं हो सकता। भाषा एक से अधिक लिपि का प्रयोग करती है तो भी अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे हम हिंदी को संक्षेप में कभी रोमन में भी लिखते हैं, लेकिन अगर हिंदी में कोई किताब लिखना हो तो हम रोमन लिपि में नहीं लिख सकते, हमें नागरी लिपि में ही लिखना होगा, क्योंकि हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है जो उसकी प्रकृति के अनुकूल होती है। यदि प्रकृति के प्रतिकूल किसी लिपि में लिखने का प्रयास किया जाता है तो अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे कि हिंदी की लिपि में महाप्राण ध्वनियों के प्रतीक चिन्ह हैं, जबकि रोमन लिपि में उनके प्रतीक चिन्ह नहीं हैं। हिंदी में खा के लिए अलग प्रतीक चिन्ह है। अंग्रेजी या रोमन में लिखने के लिए हमें KH शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। भाषा वैसे तो अंतर्ग्राह्य होती है, इंटरचेंजेबिलिटी उसके अंतर्गत होती है। एक वक्ता है, दूसरा श्रोता। कभी श्रोता वक्ता बन जाता है और वक्ता श्रोता हो जाता है। इस प्रकार भाषा में संचार विनिमय लगातार चलता रहता है और भाषा को बोलने का यदि मानक रूप न हो तो वो समझ में नहीं आती। जहाँ तक भाषा के प्रयोग का संबंध है, दो स्तरों पर यह प्रयोग होता है। एक तो वो स्तर जब मातृभाषा होने पर हम अपनी भाषा बोलते हैं, तब भाषा के अनेक रूप होते हैं। लेकिन यदि हम सीखी हुई भाषा बोलते हैं, हम उस भाषा का प्रयोग करते हैं जो हमारी मातृभाषा नहीं है, तब हम मानक स्वरूप में ही उस भाषा को बोल पाते हैं, क्योंकि उसके बोलने के लिए उस भाषा के बोली रूप हमारे सामने नहीं होते। मौखिक और लिखित भाषा को आगे बढ़ाते हुए यदि हम बात करते हैं तो हम ये जान सकते हैं कि लिखित भाषा का एक स्वरूप निश्चित होता है, वो एक डेफिनेट फॉर्म में होती है, उसका आकार प्रकार तय होता है और यह आकार प्रकार स्थायी होता है। वेदों को आज भी हम पढ़ते हैं, संस्कृत भाषा का लिखित रूप आज भी वही है जो वेदों के समय में था। उसमें कोई व्यापक परिवर्तन की हम गुंजाइश नहीं देखते। लेकिन मौखिक भाषा का रूप अनिश्चित और अस्थायी होता है। हिंदी भाषा के संदर्भ में आज हम कहें तो मौखिक भाषा का रूप क्या होगा कोई नहीं जानता। अनेक बार तो हम कई विदेशी शब्दों का प्रयोग कर देते हैं और इस प्रकार भाषा की संरचना में उनको फिट कर देते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि मौखिक भाषा अनिश्चित होती है। मौखिक भाषा का रूप स्थायी नहीं होता। भाषा की परिवर्तनशीलता की झलक सबसे अधिक मौखिक भाषा में ही हमें प्राप्त होती है और इसीलिए उसमें परिवर्तन की गुंजाइश भी सबसे अधिक होती है। हमारे यहाँ एक कहावत है, कहा जाता है भाषा बहता नीर, बहते हुए पानी की तरह भाषा होती है। जिस प्रकार लहर पर लहर बहती रहती है, उसी प्रकार शब्द पर शब्द आते रहते हैं और उसमें सबसे अधिक गुंजाइश होती है। इसी आधार पर हम आगे कह सकते हैं कि लिखित भाषा में एक रूपता होती है, जबकि मौखिक भाषा में बहुरूपता होती है। उसके अनेक रूप होते हैं। दो लोग एक ही भाषा को अलग अलग तरह से बोलते हैं। यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं जो साक्षर नहीं है और बोली बोलता है, तो हम मानक भाषा का प्रयोग करेंगे और वो अपनी बोली में हमसे बात करेगा। बोली हमारी समझ में आ जाती है क्योंकि उसी भाषा की बोली है।
इससे प्रमाणित होता है कि भाषा की बोलियों के शब्दों में भी उस भाषा के मानक स्वरूप के न होने पर भी संप्रेषण की प्रक्रिया चलती रहती है। लिखित भाषा में व्यक्ति का अधिक प्रभाव नहीं होता, लेकिन बोली जाने वाली भाषा में व्यक्ति का अलग प्रभाव होता है। अतः बोलने वाला व्यक्ति, उसकी आवाज़ से हम पहचान लेते हैं, क्योंकि उसके व्यक्तित्व का प्रभाव उसके उच्चारणों पर पड़ता है। अनेक बार हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेशी व्यक्ति जब सा का उच्चारण करता है तो वो पहला सा, जिसे हम तालव्य सा कहते हैं, जैसे हम कहते हैं वेश, वो वेश कहेगा, क्योंकि उसके यहाँ जो अवधी या ब्रज भाषाएं चलती हैं उनमें तालव्य सा नहीं होता, उसमें केवल दंत्योष्ठ या वर्ष सा होता है, जिसे हम तीसरे सा के रूप में पहचानते हैं। और इसलिए कई बार देखा जाता है कि वो परदेश की जगह परदेश बोलता है, और तब हम हंसने लगते हैं कि इसका उच्चारण कैसा है, लेकिन वास्तव में हमें ये पता लग सकता है किस प्रकार बोलियों का प्रभाव भाषा के उच्चारण पर होता है। पर जब वही व्यक्ति लिखता है भाषा को, तब वह अपनी लेखनी में तीसरे सा की जगह पहले सा का ही प्रयोग करता है। तात्पर्य कहने का ये है कि लिखित भाषा एक संरचना में बांधती है, एक नियम में बांधती है और एक मानक रूप स्वरूप में बांधती है, पर मौखिक भाषा के साथ ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। इसी कारण कहा गया कि मौखिक भाषा बिखरी हुई होती है, वो स्कैटर्ड है। कई बार हम देखते हैं कि हम हिंदी बोलते बोलते अनेक बार अंग्रेजी के वाक्य बोल जाते हैं, लेकिन वही व्यक्ति क्या लिखने में इस प्रकार लिख सकता है? नहीं लिख सकता, और अगर लिखेगा भी तो वो मान्य नहीं होगा। जो भाषा बोली जाती है वो ध्वनि रूप है, वो लिखित शब्द रूप नहीं है। ध्वनि रूप होने के कारण वो अमूर्त होती है, वो मूर्त नहीं होती, ध्वनियों के रूप में आती है और चली जाती है। इसलिए उसे हम कहते हैं कि उसकी कोई इमेज नहीं बनती, उसका कोई मूर्त रूप नहीं बनता। जबकि लिखित भाषा मूर्त रूप में हमारे सामने आती है और वो बिखरी हुई नहीं होती, वो संयोजित भाषा होती है। उसमें हमें शब्दों का प्रयोग संयोजन के साथ करना पड़ता है। लिखित भाषा को हम आँखों से देखते हैं, उसे पढ़ते हैं। मौखिक भाषा को हम कानों से सुनते हैं, और इस तरह से मौखिक भाषा का संबंध कानों से अधिक होता है, लिखित भाषा का संबंध आँखों से अधिक होता है। मौखिक भाषा का संबंध सुनने से अधिक होता है, लिखित भाषा का संबंध पढ़ने से अधिक होता है। वाणी का व्यापार अनेक रूपों में हमारे सामने मिलता है। वास्तव में आदमी भाषा से ही अनेक क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ है। यदि उसके पास भाषा नहीं होती तो वो संकेतों में बात करता, और तब हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। ये बड़ा अलिखित और अदृश्य रूप में चलता रहता है। भाषा मनुष्य के साथ कितनी अधिक जुड़ी हुई है कि हम भाषा से मनुष्य को अलग करके नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत अदृश्य होती है, बहुत इनविजिबल होती है, जो हमें पहचान में नहीं आती। हम समझ ही नहीं पाते कि भाषा का किस प्रकार महत्व है। ये कहा जाता है कि अनेक बार तो जो हमारे साइलेंट जेस्चर्स हैं, जो मौखिक संकेत हैं, वो संकेत हमारी भाषा से बहुत अधिक रूप में मनुष्य के पास होते हैं, लेकिन फिर भी भले ही कम मात्रा में सही, लिखित भाषा का इतना अधिक महत्व है कि उन मौखिक संकेतों को समझने के लिए भी हमें लिखित भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। मौखिक भाषा बड़ी जीवंत होती है, हर व्यक्ति उसे बोलता है, जबकि लिखित भाषा उतनी जीवंत नहीं होती। वो लिखी जाती है और शब्द पड़े रहते हैं और उन्हें हम पढ़ते हैं। मौखिक भाषा को एक विशेष समय में एक विशेष जगह पर हम बोलते हैं, लेकिन लिखित भाषा एक विशेष समय एक विशेष जगह लिखी जाकर भी कालांतर में हमारे सामने रहती है, वो समय का अतिक्रमण कर देती है। आज भी वेद हमारे सामने हैं, आज भी उपनिषद हमारे सामने हैं, आज भी कुरान हमारे सामने है, बाइबल हमारे सामने है, गीता हमारे सामने है। यानी सदियों तक लिखित भाषा बनी रहती है और उससे ज्ञान सुरक्षित रहता है। पहले हमारे वेद श्रुतियों के रूप में थे, क्योंकि लिखित भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था। अब इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुस्तकों के रूप में, ग्रंथालयों के रूप में, वाचनालयों के रूप में लिखित भाषा का प्रयोग होता है, और पुस्तकों में, अब आजकल CD में ये भाषा सुरक्षित रह जाती है। अब मैं दूसरे पक्ष पर आता हूँ, जहाँ तक हिंदी का संबंध है। हम पिछले व्याख्यानों में भी ये बता चुके हैं आपको, मैं फिर इसको दोहराना चाहता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति हिंदी शब्द का प्रयोग करता है इस देश में, तब आप मानकर चलिए कि वो खड़ी बोली हिंदी ही है, वो ब्रज नहीं है, वो अवधी नहीं है, वो मैथिली नहीं है, क्योंकि ये सब हिंदी के बोली रूप माने जाने लगे हैं। आधुनिक हिंदी का अभिप्राय ही खड़ी बोली हिंदी से है, यद्यपि उसमें बोली शब्द लगा हुआ है, लेकिन वो खड़ी भाषा हो गई है। इसलिए बेहतर है हम खड़ी बोली की जगह खड़ी भाषा के रूप में हिंदी को पहचानें और मानक रूप से हम
अपना सामना करें। इस भाषा में ही सारा साहित्य लिखा गया है, भले ही विज्ञान की पुस्तकें हों, अर्थशास्त्र की पुस्तकें हों, समाज विज्ञान की पुस्तकें हों, मनोविज्ञान की पुस्तकें हों या साहित्य हो। भारतेंदु हरिश्चंद्र के ज़माने से खड़ी बोली में ही साहित्य लिखा गया है, कविताएं भी लिखी गई हैं, उनमें ब्रज का समावेश रहा है, लेकिन गद्य का विकास तो खड़ी बोली के माध्यम से ही हमारे देश में हो पाया है। ये कहा जाता है कि सृजनात्मक भाषा से बोलचाल की भाषा अलग होती है। कभी कभी सृजनात्मक भाषा भी बोलचाल की भाषा के समान हो जाती है, और इसलिए गद्य में जो सृजनात्मक भाषा का हम प्रयोग करते हैं संवादों के रूप में, वो बोलचाल की भाषा के रूप में ही होता है। फिर भी बोलचाल की भाषा को हम भिन्न कह सकते हैं, क्योंकि सब प्रकार की बोलचाल की भाषा सृजनात्मक भाषा नहीं होती। सृजनात्मक भाषा बोलचाल की भाषा के रूप में आ सकती है, पर ज़रूरी नहीं है कि बोलचाल की भाषा सृजनात्मक भाषा के रूप में ही आए। हिंदी का शब्द समूह हमें अनेक रूपों में मिलता है। अगले व्याख्यानों में हम हिंदी के शब्द समूह पर अलग से बात करेंगे, लेकिन जहाँ तक हिंदी का शब्द समूह है, हमें मानकर चलते हैं कि उसका अधिकतर भाग संस्कृत के तत्सम शब्दों से निर्मित है। और इसीलिए हिंदी लिखते समय जब हम मूल संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करते हैं तब हम उसे अलग अलग नहीं लिखते। जैसे आत्मसंभव लिखना हो तो आत्मसंभव हम एक साथ लिखते हैं, हम अलग अलग नहीं लिखते, क्योंकि ये संस्कृत का मूल शब्द है जो हिंदी में आ गया है। अगर कोई शब्द अंग्रेजी से आया तो हम उसे अलग अलग लिख सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में लिखने की परंपरा अलग अलग रूपों में हमें मिल जाती है। जैसे कि हम कह सकते हैं गुड मॉर्निंग, तो हम सुबह की नमस्ते लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि वो सब संस्कृत में नमस्ते के रूप में उपलब्ध है, इसलिए हम उसे सुबह की नमस्ते नहीं कहेंगे, हम उसे नमस्ते कहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ नमस्ते का प्रयोग काल विशेष के अंतर्गत नहीं होता। वो 24 घंटे में किसी भी समय नमस्ते का प्रयोग हो सकता है, जबकि गुड मॉर्निंग का प्रयोग सुबह होगा, गुड आफ्टरनून का प्रयोग दोपहर में होगा, गुड इवनिंग का प्रयोग शाम को होगा। लेकिन हमारे यहाँ नमस्ते का प्रयोग सार्वकालिक है और इसका प्रयोग कभी भी हम कर सकते हैं। इसके आधार पर हम सुप्रभातम बना लेते हैं, गुड मॉर्निंग के आधार पर हमने निर्मित कर लिया है, लेकिन हमारे जो नमस्ते का प्रयोग है अत्यंत व्यापक है। इसलिए शब्दों को व्यापक अर्थ में देखना आवश्यक है। दूसरे, किसी भी देश की संस्कृति के अनुरूप जो शब्द बने हुए हैं उनका प्रयोग उसके अनुसार ही हो सकता है। अब मैं भाषा के दो मुख्य रूपों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो सृजनात्मक भाषा है और दूसरी संचार भाषा। हम पहले भी सृजनात्मक और संचार भाषा पर बात कर चुके हैं, लेकिन अब हम मौखिक भाषा और लिखित भाषा के रूप में सृजनात्मक और संचार भाषा के विविध आयामों का यहाँ विवेचन कर रहे हैं। सृजनात्मक भाषा में कल्पना का प्रयोग होता है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि एक भिक्षुक का वर्णन करते हुए निराला ने लिखा है कि पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। देखिए, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक का तात्पर्य ये कि वो दोहरा हो रहा है, भूख के मारे वो सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा। दोनों मिलकर हैं, चल रहा लकुटिया टेक। वो लकुटिया में लकड़ी को टेक करके चल रहा है। इसका कारण ये नहीं कि वो भौतिक रूप से असमर्थ है, बल्कि वो भूख से इतना अधिक पीड़ित है कि वो भूख की पीड़ा के कारण सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा। एक प्रतीक बन गया कल्पना से, एक इमेजिनेशन, एक इमेज बन गई, एक बिंब बन गया है कि पेट पीठ दोनों मिलकर ही। देखिए किस तरह से सृजनात्मक भाषा में हम कल्पना का प्रयोग कर देते हैं। एक और जगह मैं निराला से ही आपको उदाहरण दूंगा। शाम का समय है और वो कवि कल्पना करता है कि स्त्री के रूप में शाम धरती पर उतर रही है, तो वो कल्पना करते हुए कहता है दिवसावसान का समय। दिवस का अवसान हो रहा है, मतलब दिन का अस्त हो रहा है। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है। बादल हैं आसमान में और उससे उतर रही है, आसमान में बादल हैं, आसमान से उतर रही है यह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। संध्या सुंदरी परी की तरह, सुंदर अप्सरा की तरह। कितनी सुंदर है संध्या का समय, कितना सुंदर है। एक स्त्री के रूप में उसका मानवीकरण, उसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया है। सुंदरी परी से धीरे 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 माने किस तरह सूर्यास्त पर धीरे धीरे ही शाम पृथ्वी पर उतरती है। तो इसलिए सृजनात्मक भाषा का प्रयोग अधिकतर साहित्य में होता है। इसमें कल्पना का प्रयोग कविता में सबसे अधिक होता है, लेकिन कहानी में हम इस तरह का प्रयोग नहीं करते। कहानी में हम इस तरह का प्रयोग करेंगे कि आकाश से धीमे धीमे सांझ धरती पर उतर रही है। इसमें कल्पना का उतना प्रयोग नहीं होगा, फिर भी इसमें मानवीकरण हो जाएगा।
साहित्य की अनेक विधाएं होती हैं। अनेक विधाओं में नाटक भी है, उपन्यास भी है, कहानी भी है, कविता भी है। भाषा का प्रयोग अलग अलग ढंग से होगा। गद्य में भाषा का प्रयोग यथार्थवादी ढंग से होता है। यथार्थवादी ढंग से होते हुए भी उसमें सृजनात्मकता का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे वह झुकी हुई पलकों से उसकी ओर देख रही थी, मानो संवेदना उसके भीतर उतर आई हो। इस तरह की भाषा का प्रयोग हम करते हैं तो ये सृजनात्मक भाषा है, लेकिन ये कल्पनात्मक भाषा नहीं हो उस रूप में जिस रूप में कविता में होती है। जैसे हम कह सकते हैं उसकी संवेदना आँखों में उतरती है, वह पता नहीं किस तरह भावों के भीतर से बिखरती है। तो इस तरह भाषा में और गद्य में किस प्रकार सृजनात्मक भाषा का अलग अलग हम प्रयोग करते हैं। यदि आप कहानी पढ़ेंगे और कविता पढ़ेंगे तो स्वयं आप कहानी और कविता को पास पास रख कर बैठ जाइए और तब आप सृजनात्मक भाषा में कल्पना का प्रयोग किस प्रकार अलग अलग रूप में कविता और गद्य में होता है, इसको आप देखिए। भाषा में ये प्रयोग पहले छंद से जुड़ा रहता था पुरानी कविता में, लेकिन आज की कविता में लय होती है, उसमें तुके भी मिले जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। अनेक प्रकार की कविताएं अब लिखी जाती हैं जो सपाट बयानी की तरह लगती हैं, वो लंबी लंबी पंक्तियों में लिख दी जाती हैं, वो संवाद की तरह, बोलचाल की भाषा की तरह उनमें उनका प्रयोग हो जाता है। और इस तरह से आज किस तरह गद्य और पद्य की भाषाएं मिल रही हैं, उनमें फ़र्क कम हो रहा है, वो और यथार्थवादी बन रही हैं। अज्ञेन भवंती में कहीं अंग्रेजी, कहीं हिंदी में लिख दिया, कहीं गद्य में लिख दिया, कहीं पद्य में लिख दिया। अब तो कभी कभी ऐसा भी कहा जाने लगा है कि हम लिखेंगे तो एक पंक्ति कविता की तरह लय में होगी, दूसरी पंक्ति बातचीत की तरह गद्य में होगी। और इस तरह से कैसे पैराफ्रेजिंग लैंग्वेज में आ रहा है, यानी भाषा में किस प्रकार गद्यात्मकता कविता में भी उतर रही है और कविता भी गद्य की ओर चली आ रही है। तो अब भाषा को किस तरह मनुष्य अपने हिसाब से संप्रेषण के लिए प्रयोग में ला रहा है, इसको भी देखने की आवश्यकता है। जैसे हम कभी कभी कहते हैं कि उसने पता नहीं किस तरह अपने आप को संभाला है और मैंने उसको पास बिठाकर देखा और बातचीत की है। इस तरह से हमने वर्ष को पुरुष को मिला दिया, हमने कविता और गद्य को मिला दिया। अब देखिए बहुत ज़्यादा ये अग्रिम चीज़ें भाषा की हैं जो आपको बराबर समझना पड़ेंगी, क्योंकि समस्या ये है कि अगर कविता रख के आप सामने बैठे, मैं आपको एक पैराफ्रेजिंग भी करके बताना चाहता हूँ कविता का। जैसे हम कहते हैं, सखी नील नभस्सर से उतरा यह हंस आहा तिरता तिरता, ये हंस तिरता तिरता नभस्सर से उतरा, हमने ये कह दिया। तो इस तरह से एक पैराफ्रेजिंग हो गया। किसी भी कविता को हम गद्य में बदल सकते हैं और गद्य में बदलने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, केवल उस लय को या उस छंद को तोड़कर उसे लय में ढालना पड़ता है। तो इस तरह से हम उसको ढाल लेते हैं। अगर हम किसी कविता को गद्य में बदल देते हैं तो कविता हमें आसान लगने लगती है, कविता सरल हो जाती है। और ये भी एक प्रणाली है कविता पढ़ाने की आजकल, जैसे कि हम शैली विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाते हैं, उसे हम कहते हैं कि कविता को भाषा विज्ञान के अनुसार पढ़ाना, यानी कविता में उसकी आकृति और संरचना को तोड़कर उसे लयविहीन बनाकर सामने रखना। ये भी एक प्रक्रिया कविता की के अध्यापन में सामने आती है। और किसी भी तरह, जैसे हम कह सकते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, आह से गान उपजा होगा और पहला कवि वियोगी होगा, हमने तोड़ दिया उसको। तो किस प्रकार से भाषा का हम कल्पनात्मक प्रयोग कर रहे हैं, उसमें सादगी ला रहे हैं और शब्द और अर्थ का हम प्रयोग कर रहे हैं। फिर मैं दूसरी बात पर जाता हूँ। आपके पास शब्दकोश होता है, डिक्शनरी हर एक के पास होती है और आप क्या करते हैं, एक शब्द का अर्थ देखते हैं। शब्द का जो आप अर्थ देखते हैं, शब्द का जो अर्थ लिखा रहता है शब्दकोश में, उसका उसी रूप में समझना और प्रयोग करना कहलाता है अभिधा, लिटरल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लिटरल प्रयोग, उसका लिटरल मीनिंग यानी अभिधा मूलक अर्थ। ये बोलचाल की भाषा में होता है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक पुस्तक है, ये पुस्तक का अभिधात्मक प्रयोग हो गया।
लेकिन कविता या साहित्य में अभिधात्मक प्रयोग नहीं होता, इवन यहाँ तक कि कहानी में भी नहीं होता, उपन्यास में भी नहीं होता। तो उसे हम कहते हैं लाक्षणिक प्रयोग। लक्षण यानी उसमें अलंकार जोड़ देते हैं। अलंकार किस प्रकार जोड़ते हैं? वो तो चांद की तरह है। अब सिनेमा में कहते हैं चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया, मुखड़ा चांद सा क्यों शर्मा गया, तो चांद से जोड़ दिया उसको। हम ये भी कह सकते थे कि मुखड़ा क्यों शर्माया, लेकिन मुखड़ा चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया। इस सिनेमा के गीत हों चाहे साहित्य के गीत हों, देखिए फिल्म एक माध्यम है, फिल्म के माध्यम में भी साहित्य आ रहा है। ये बात अलग है कि वो माध्यम बिल्कुल जनभाषा के निकट है और साहित्य की भाषा जनभाषा के उतने निकट नहीं हो पाती, यद्यपि आज कोशिश की जा रही कि वो जनभाषा के निकट हो। इसे हम कहेंगे लाक्षणिक प्रयोग, यानी अभिधा मूलक प्रयोग से थोड़ा अलग हटकर ऐसा प्रयोग जिसमें कि शब्द का अर्थ कुछ अलग अर्थ के रूप में भी आ जाता है। इससे भी आगे जाकर संवेदनात्मक भाषा का प्रयोग जब हम करते हैं, इससे भी आगे जाकर उसका अभिव्यंजनात्मक प्रयोग, यानी इसे हम कहते हैं अंग्रेजी में एक्सप्रेसिव सजेस्टिव मीनिंग। अभिव्यंजनात्मक प्रयोग भी हम करते हैं, यानी उसमें ध्वनि निकलती है। जैसे हमने कहा कि छूने में हिचक, कामायनी प्रसाद की पंक्तियां हैं, छूने में हिचक, देखने में पलकें, आंखों तक झुकती हैं, मतलब लज्जा। उसमें लज्जा शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ। छूने में हिचक, आपने किसी को छू दिया, उंगलियों से नहीं छुआ, आप आंख से छू दीजिए किसी के चेहरे को, वो पलकें झपका लेगा, यानी लज्जा का भाव आ गया। इसे कहते हैं भाषा का अभिव्यंजनात्मक प्रयोग जो कविताओं में किया जाता है। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग। तो ये क्या है? तो मेरा सिर्फ कहना यह है किस प्रकार भाषा अभिव्यंजनात्मक होती है, और अभिव्यंजनात्मक भाषा कहानी में भी हो सकती है। अगर आप प्रसाद की कहानियों को पढ़ें, जो कवि होता है वो इस प्रकार के प्रतीकों की रचना कर देता है कहानियों में भी कि अभिव्यंजनात्मक भाषा का प्रयोग हो जाता है। अभिव्यंजनात्मक भाषा क्या है? अभिव्यंजनात्मक भाषा वो भाषा है जिसमें कि हमारे मनोवेगों का, हमारी मानसिक स्थितियों का, हमारी मानसिक संवेदनाओं का, यानी हमारे सेंसिटिव एब्स्ट्रैक्शंस का हम अर्थ निकाल लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सृजनात्मक भाषा बहुत व्यापक भाषा है। विज्ञान में भी इसका प्रयोग होता है। आइंस्टीन की भाषा में मिल जाएगा, न्यूटन की भाषा में मिल जाएगा। जो वैज्ञानिक केवल फिजिकल लेबोरेटरी तक या भौतिक प्रयोगशाला तक सीमित नहीं होगा, जो वैज्ञानिक प्रकृति के व्यापक सिद्धांतों को प्रयोग में सामने रखेगा, यानी विचार के स्तर पर जो विज्ञान रहेगा वो विज्ञान अभिव्यंजनात्मक होगा। हम कहेंगे पृथ्वी कैसी लगी आपको? नील आर्मस्ट्रांग से पहले लोगों ने पूछा, जब उसने 70 में जब उसने चांद पर अपना कदम रखा, तो उससे लोगों ने पूछा प्रकृति कैसी लगती है? तो उसने कहा विचित्र, विलक्षण लगती है। मैं कह नहीं सकता कैसी लगती, गोल है, पता नहीं, गोल नहीं है, सपाट लगती है और एक अलग सी ही लगती है, बहुत सुंदर लगती है। और पृथ्वी को देखकर मुझे रोमांच हो रहा है, आई एम फीलिंग थ्रिल। देखिए भाषा में उसने जो कहा रोमांच के बारे में, उस रोमांच का वो अनुभव कर रहा है। तो वहाँ विज्ञान कैसा हो गया? वहाँ विज्ञान अभिव्यंजनात्मक हो गया। तो ऐसा नहीं है कि केवल साहित्य अभिव्यंजनात्मक होता है, विज्ञान भी अभिव्यंजनात्मक होता है। और कई बार तो मौन की भाषा होती है, भाषा के शब्द ही नहीं होते। हमारे आगे जो कवि हैं नई कविता के, उन्होंने कहा मौन भी अभिव्यंजना है। हम बोलते नहीं हैं फिर भी हम बोलते हैं, हमारे पास भाषा नहीं होती फिर भी हमारी भाषा होती है। इसे हम कहते हैं आँखों की भाषा, लैंग्वेज ऑफ आइज। तो सृजनात्मक भाषा के अनेक रूप हैं। सृजनात्मक भाषा ध्वनि रूप भी नहीं होती है, ध्वनियों के पार भी जाती है। इस भाषा को भी समझना हमारे लिए आवश्यक होता है। तो इसे हम कहेंगे अभिव्यंजनात्मक भाषा। अब अभिव्यंजनात्मक भाषा के साथ क्या जुड़ा है? संप्रेषण। ठीक है, कलाकार ने अभिव्यंजनात्मक भाषा का प्रयोग कर दिया है,
लेकिन वो भाषा संप्रेषित होती है किसको? पाठक को, जो पढ़ता है। संप्रेषण का संबंध किससे है? कम्युनिकेशन का संबंध किससे है? पाठक वर्ग से। पाठक पढ़ेगा तो भाषा अभिव्यंजनात्मक होती है कलात्मक स्तर पर, वो संप्रेषणीय होती है पाठक के स्तर पर। इस तत्व को भी हमें समझना होगा, इस तत्व को भी हमें जानना होगा। तो हम भाषा के सृजनात्मक प्रयोग पर थोड़ी बात आगे भी करेंगे। आज इस श्रृंखला में हम भाषा के सृजनात्मक प्रयोग तक अपने आप को सीमित करते हैं और संचार भाषा के प्रयोग पर हम अगले व्याख्यान में विस्तार से बात करेंगे। उसके पहले हम सृजनात्मक भाषा का समापन करेंगे ताकि वो संचार भाषा से जुड़ सके, और जोड़ने के बाद हम इस पर भाषा के प्रयोग पर आगे श्रृंखला में आपसे विस्तार से बात करेंगे। सृजनात्मक भाषा के व्यापक आयामों पर मौखिक और लिखित भाषा के संदर्भ में हमने अभी बात की है और देखा है किस प्रकार सृजनात्मक भाषा का संसार अत्यंत व्यापक होता है और वो मनुष्य की कल्पना और उसके मनोविज्ञान से जुड़ता है।